स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स का एक और नया चैप्टर जिसे कहते हैं हम कॉस्ट या लाभ। आप ये सब जानते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर आपने किया है कि किसी भी गुड या सर्विसेज को, वस्तु और सेवा को जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो उस प्रोडक्शन की, उत्पादन करने की के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा, उसकी कुछ लागत आएगी। कोई भी चीज जब आप उत्पादन करते हैं, चाहे वस्तु करें या सेवा करें, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उत्पादन नहीं हो सकता, पैसा लगता है, खर्चा होता है। और जब तक किसी गुड की प्रोडक्शन कॉस्ट आपको ना पता हो कि उत्पादन की लागत कितनी है, तब तक आप उसे बाजार में किस कीमत पर बेचेंगे ये आप पता नहीं लगा पाते। मान लीजिए ये पेन है और मुझे यही नहीं पता ये पेन बनाने का टोटल कॉस्ट कितना है, मतलब मैंने उसको कैलकुलेट नहीं किया, तो मैं कितने रुपए का इसको कितने प्राइस में से मार्केट में बेचूंगी, ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, ये मैं कैसे अंदाजा लगाऊंगी। इसका मतलब किसी भी गुड या सर्विस की जब आप प्रोडक्शन करते हैं उत्पादक बन के, क्योंकि हम यहाँ पर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो उत्पादक बन के जब हम किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए उसकी लागत कितनी है। तो आज हम वही चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कि कॉस्ट क्या होती है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं कॉस्ट की या लागत की, तो इकोनॉमिक्स कहती है कॉस्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्सप्लिसिट या प्रत्यक्ष लागत और दूसरा इम्प्लिसिट, छुपी हुई लागत। छुपी हुई लागत या इनविजिबल कॉस्ट या अप्रत्यक्ष लागत, कुछ भी कह सकते हैं। यानी अगर मैं कॉस्ट की बात करती हूँ या अगर मैं प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करती हूँ, उत्पादन लागत की, तो उसके दो पार्ट्स बन जाते हैं, एक्सप्लिसिट यानी कि प्रत्यक्ष कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब ये है क्या दोनों, एक्सप्लिसिट यानी प्रत्यक्ष और इम्प्लिसिट यानी छुपी हुई लागत क्या है? बहुत ही आसान है। आप उत्पादक हैं, आप बाजार से कुछ भी कच्चा माल खरीद रहे हैं, फ्यूल खरीद रहे हैं, बिजली खरीद रहे हैं, कोई भी चीज उत्पादन करने के लिए आप बाजार से बाय कर रहे हैं या खरीद रहे हैं या फिर किराए पर ले रहे हैं, हायर कर रहे हैं। आइदर यू आर बाइंग समथिंग फॉर प्रोडक्शन और यू आर हायरिंग सम रॉ मटेरियल, गुड्स, सर्विसेज, कुछ ऐसा जिस जो प्रोडक्शन में मदद करेगा। इफ यू आर बाइंग देम और हायरिंग दोज goods, then the value of those goods, the value of those things is called direct cost or explicit cost। उसका दिखाई दे रही है जो कि भाई हाँ, मैंने सपोज ये पेन बनाना है, प्लास्टिक खरीदना पड़ा, इंक खरीदनी पड़ी, लेबर को पैसा देना पड़ा, बिजली का बिल देना पड़ा, सपोज फ्यूल का खर्चा आया, फैक्ट्री का किराया आया, ये सब क्या है? ये दिखाई दे रहा है, किसी दूसरे को आप दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो ये कहलाएगी प्रत्यक्ष लागत। अब बात करती हूँ अप्रत्यक्ष लागत की या इम्प्लिसिट कॉस्ट। सभी खर्चे हम बाजार से खरीद के नहीं करते, कुछ जो ओनर है, ओनर का मतलब जो प्रोड्यूसर है, उसके अपने भी कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मतलब अपने भी उसके कुछ साधन होते हैं, उत्पादन के साधन। जैसे एग्जांपल देती हूँ, वो खुद अपनी फैक्ट्री में एज अ मैनेजर काम कर रहा है, मैनेजर रखा नहीं है, किसने? उत्पादक ने, खुद अपनी फैक्ट्री में एज अ मैनेजर काम कर रहा है, तो वो जो मैनेजर को सैलरी देनी थी वो खुद ले रहा है, मान लीजिए 20,000 रुपये पर मंथ, तो जो 20,000 रुपये पर मंथ वो अपनी सैलरी ले रहा है, ये कौन सी लागत है? इम्प्लिसिट कॉस्ट, छुपी हुई लागत। द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स, ओनर ने खुद जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लगाए, उसके बदले में वो अपने आप को जो भी इनकम प्रोवाइड कर रहा है, अपने आप के लिए जो भी इनकम निकाल रहा है बिजनेस में से, उसे आप कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। छुपी हुई इसलिए, इम्प्लिसिट इसलिए क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, किसी और को दी है, खुद अपने लिए निकाल रहा है, कभी निकालता है कभी नहीं भी निकालता। जैसे एग्जाम्पल, उसने 50 लाख रुपया बिजनेस में लगाया, ये 50 लाख बैंक से लेके लगाता, ब्याज देना पड़ता, लेकिन अभी ब्याज नहीं देना पड़ रहा, अभी वो खुद का पैसा लगा रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल उसने लगाई उसका इंटरेस्ट जो खुद को देगा
कैश निकालेगा बिजनेस से, नहीं भी निकालता है अगर, लेकिन उसकी वैल्यू अंदाजन वो क्या होगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अगर आप उत्पादन लागत की बात करो तो बाहर वालों से जो आपने खरीदा उनको जो भी पेमेंट की वस्तुओं को खरीदने में या किराए पर लेने में, तो वो हो जाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अपने खुद के आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, साधन के उत्पादन के साधन है, उन पर जो लागत लगी या उनका जो इनकम है वो आपकी कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो दोनों को जब आप प्लस करते हैं तो बन जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट। एक और एग्जांपल देखो, अगर आपका खुद का बिल्डिंग है और उसके ऊपर आपकी फैक्ट्री खुली हुई है और उसका रेंट है 50,000 रुपये, रेंट आपको कैसे पता चला, पड़ोसी की भी वैसी बिल्डिंग है उसको 50,000 रुपये मिल रहा है, तो 50,000 रुपये रेंट है, तो वो जो 50,000 रुपये अंदाजन आपने किराया निकाला या नहीं भी निकाला, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वह इम्प्लिसिट कॉस्ट। यही बिल्डिंग आप किराए पर लेते और अपने लैंडलॉर्ड को किराया देते, तो वो जो 50,000 रुपये आप बाहर किराए पर किसी को पेमेंट कर रहे होते वो कौन सी कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट की। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो उत्पादन की लागत एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर मैं बात करूं लागत की, तो एक और तरह की लागत होती है, ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत। एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, आपसे एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अवसर लागत? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव sacrificed, the cost of next best alternative sacrificed। यानी अगर मैं इसको थोड़ा डिटेलिंग दूं तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से होगा कि एक उत्पादन का साधन है, मान लीजिए लेबर ही है और उसके पास दो अपॉर्चुनिटी है। उसको ये कहा गया फैक्ट्री में काम कीजिए, 8 घंटे की जॉब, आपको 8,000 रुपये मिलेंगे, या सपोज आप एक स्कूल में काम कीजिए एज पियोन और वहां भी 8 घंटे की जॉब है और वहां आपको 9,000 रुपये मिलेंगे। तो वो अगर एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक लेबर है जिसका नाम एक्स है, अगर वो फैक्ट्री में वर्क करता है, फैक्ट्री लेबर की तरह वर्क करता है, तो उसको 20,000 रुपीज मिलेंगे। मैंने गलत बोल दिया था पहले, लेकिन अगर वो स्कूल में पियोन की तरह वर्क करता है तो उसको 21,000 सैलरी मिल रही है 8 घंटे की। तो आपके हिसाब से बट ऑब्वियस है कि वो इन दोनों में से उसके पास दो ऑल्टरनेटिव है। किसके पास? एक्स के पास। एक्स है क्या? लेबर है, मजदूर है, उत्पादन का साधन है, उसको दो ऑल्टरनेटिव दी गई, दोनों में से कोई एक ले सकता है। और तो आप समझते हैं जहां उससे ज्यादा पैसा मिलेगा वो उसी चीज को अडॉप्ट करेगा। तो उसने 21,000 रुपए की पियोन की जॉब अडॉप्ट कर ली, यानी प्राप्त कर ली। लेकिन इसके कारण उसने छोड़ा क्या? ये 20,000 रुपए जो प्राप्त किया, ये उसने क्या किया? ये उसने काम किया, यानी अडॉप्ट किया। और ये क्या किया? सेक्रीफाइस किया, त्याग दिया। तो जो चीज उसने, जो काम उसने शुरू किया या जो काम पे वो लगा, एम्प्लॉय हो गया, उसके कारण उसे त्यागना क्या पड़ा? 20,000। ये त्यागने की लागत है। अगर उसके पास दो अल्टरनेटिव है जिनमें से एक उसने अडॉप्ट कर लिया, दूसरा उसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो जो सेक्रीफाइस किया ना उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत है। कौन सा अवसर छोड़ना पड़ा उसे? ये 20,000 वाला। तो 20,000 अवसर लागत है किसकी? पियोन जॉब की। तो ऐसे लिख सकते हो, पियोन जॉब्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत इज इक्वल्स टू ₹20,000 जो उसने त्याग दी। तो इसका भी आपको कॉन्सेप्ट आ सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। इसका हम एक और पुराना एग्जांपल बताते हैं कि एक फार्म है, खेत है, उस खेत में आप 500 kg आप राइस प्रोड्यूस कर सकते हो या 550 kg वीट प्रोड्यूस कर सकते हो। मान लीजिए राइस प्रोड्यूस कर सकते थे आप 50,000 रुपए का वीट प्रोड्यूस कर सकते थे, आप 60,000 का आपने वीट गेहूं प्रोड्यूस किया। गेहूं प्रोड्यूस करने के बदले में आपको क्या छोड़ना पड़ा? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। कौन सा नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव आपके हाथ में था जो छोड़ा आपने? राइस प्रोड्यूस करना।
अगर आप राइस प्रोड्यूस करते कितने रुपए मिलते हैं? 50,000। तो 50,000 नहीं मिलेंगे ना। तो वीट प्रोड्यूस करने की अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ₹50,000, जो आपने राइस प्रोड्यूस नहीं की, सेक्रीफाइस कर दिया, त्यागने की लागत, उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये फर्स्ट स्क्रीन आपकी, यहाँ मैं असाइनमेंट में बता दूं, 2 क्वेश्चन साथ साथ बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट विद एग्जाम्पल। प्रत्यक्ष और छुपी हुई लागत को परिभाषित कीजिए, साथ में उदाहरण दीजिए। यहाँ 2 नंबर के हिसाब से। सेकेंड क्वेश्चन आपका बनता है अवसर लागत किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल। तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। अब लागत जब हम बात कर रहे हैं तो मैं एक प्रोड्यूसर बन के, उत्पादक बन के बात करें, यानी उत्पादन करेंगे तो लागत खर्च होगी। तो इसलिए एक होता है लागत फलन, ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट आ गया सेकेंड पेज पर। लागत फलन या कॉस्ट फंक्शन क्या कहता है? ये कहता है कॉस्ट, सी को मैंने कॉस्ट ले लिया, इज अ फंक्शन ऑफ क्यू। क्यू मतलब उत्पादन और सी मतलब लागत यानी कॉस्ट। तो कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्यू, दैट इज प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो लागत भी बढ़ेगी, उत्पादन कम होगा तो लागत भी कम होगी। आपस में कैसा संबंध है? उत्पादन और लागत में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्रत्यक्ष संबंध है। अब अगर मैं कॉस्ट फंक्शन की बात करूं तो ये 2 तरह के होते हैं। एक है लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन, 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है ये, और दूसरा है शॉर्ट रन कॉस्ट। हमारे जो सिलेबस में शॉर्ट रन कॉस्ट हमें पढ़नी है। जब मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर बताया था तब भी मैंने बताया था टाइम पीरियड 2 होते हैं, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। जब हम सभी उत्पादन के साधन बढ़ा सके, यानी कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वी कैन चेंज ऑल दोस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो हम कहते हैं कि लॉन्ग रन है हमारे पास। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि उत्पादन के सभी साधन बढ़ सके, कुछ साधन बढ़ते हैं और कुछ फिक्स रहते हैं, तो हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड है। तो ये शॉर्ट रन या शॉर्ट पीरियड एक ही बात है, यानी कि दीर्घकाल और अल्पकाल। और यहां पर मैं अल्पकाल लागतों की बात कर रही हूं। और बेटा जब अल्पकाल लागत की बात करते हैं तो यहां पर 2 तरह की लागतें हमें पढ़नी है। मैंने कहा अल्पकाल कौन सा काल है? वो काल जब हम उत्पादन के सभी साधन घटा या बढ़ा नहीं सकते, बदल नहीं सकते, कुछ को इंक्रीज चेंज कर सकते, बाकी सब स्थिर रहते, फिक्स रहते। तो अल्पकाल में लागत भी 2 तरह की होती है। पहली कहलाती है स्थिर लागत और दूसरी परिवर्ती लागत। जैसे उत्पादन के साधन स्थिर थे और परिवर्ती थे, यानी फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को प्लस कर दो तो बनती है टोटल कॉस्ट, कुल लागत। दोनों को प्लस कर दिया जाए तो अब क्या है? सबसे पहले बात करते हैं हम स्थिर लागत की। और स्थिर लागत क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। बहुत ही आसान, उत्पादन के घटने या बढ़ने से जो कॉस्ट घटती बढ़ती नहीं है उसे फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। हाँ जी, जैसे आपने एक फैक्ट्री किराए पर ली और आप उसमें चेयर्स की प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कुर्सियां प्लास्टिक की बनाना चाहते हैं। अभी आपने फैक्ट्री किराए पे ली, पहला महीना है, आपको कोई ऑर्डर नहीं मिला, एक भी चेयर नहीं बनाई, तो किराया देना पड़ेगा फैक्ट्री का कि नहीं देना पड़ेगा? सोच के देखिए। मांगेगा लैंडलॉर्ड तो किराया, वो कहेगा आपने अपना ताला लगा लिया जी, अपना कब्जा ले लिया, अब मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। आप अंदर एक प्रोडक्शन कर रहे हो, 1 लाख कर रहे हो, मेरा आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 30,000 रुपए महीना, आप मुझे 30,000 रुपए दे दीजिए। देना पड़ेगा। यानी आप उत्पादन कर रहे हो 0, प्रोडक्शन 0, पर लागत देनी पड़ रही है, फैक्ट्री का रेंट देना पड़ रहा है। तो ये जो फैक्ट्री का रेंट हुआ, ये कौन सी कॉस्ट हो गई? स्थिर लागत।
फिक्स कॉस्ट मान लीजिए 30,000। अब मान लीजिए आपने अगले महीने उत्पादन करना शुरू किया और आपने एक चेयर बनाई, तो भी किराया तो उतना ही रहेगा। आपने 20 चेयर बनाई तो भी किराया उतना, फैक्ट्री तो वही यूज कर रहे हो। इसका मतलब आप जितनी मर्जी चेयर्स बनाते जाएं, अगर आप उसी फैक्ट्री का यूज करें, कुछ एक्स्ट्रा जगह नहीं ले रहे हो, तो रेंट तो उतना ही जाएगा। तो उत्पादन बढ़ रहा है या उत्पादन घट जाए, मान लीजिए आप 5 चेयर बनाते हैं तो भी किराया उतना ही देना पड़ता है। उत्पादन के बढ़ने या घटने के साथ जो लागत घटती या बढ़ती नहीं है उसे कहते हैं स्थिर लागत। और स्थिर लागत का आप डेटा देखिए कि प्रोडक्शन 0 भी हो जाए तो भी स्थिर लागत कुछ ना कुछ रहती है, पॉजिटिव रहती है, 0 नहीं हो सकती। और इसको अगर आप डायग्रामेटिकली शो कर दें तो आप देखिए एक्स एक्सिस पर मैं उत्पादन यानी प्रोडक्शन शो कर रही हूं, वाई एक्सिस पर मैं फिक्स्ड कॉस्ट शो कर रही हूं। देखो मैंने लिखा है TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत यहां शो कर रही हूं। और आप देखिए अगर उत्पादन 0 है तो भी लागत 30,000 है, दिस पॉइंट वाई एक्सिस पर। 1 है उत्पादन तो भी लागत 30 है, 20 है उत्पादन तो भी लागत 30 है, 5 है उत्पादन तो भी लागत 30 है। और इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करें कुछ इस तरह से, तो ये आ गया TFC कर्व। कर्व तो नहीं है तो लाइन जो कि पैरेलल है किससे, एक्स एक्सिस से। तो स्थिर लागत वक्र पैरेलल होता है किसके, एक्स एक्सिस के। और स्थिर लागत 0 से शुरू नहीं होती, ये वाई एक्सिस के किसी पॉजिटिव पॉइंट से शुरू होती है, क्योंकि स्थिर लागत कभी 0 हो ही नहीं सकती। उत्पादन हो जाए 0, स्थिर लागत 0 नहीं हो सकती। तो ये आपकी सेकंड स्क्रीन आप ले सकते हैं कि स्थिर लागत क्या है। और यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, 2 क्वेश्चन आप कर चुके हो पिछली स्क्रीन पर। आपका थर्ड क्वेश्चन बन जाता है कि लागत फलन परिभाषित कीजिए, लागत फलन लिख कर दिखाइए। डिफाइन कॉस्ट ऑफ कॉस्ट फंक्शन एंड हाउ मेनी कॉस्ट फंक्शंस आर देयर। कितने तरह के लागत फलन हो सकते हैं, तो दोनों लिखेंगे, लॉन्ग रन भी और शॉर्ट रन भी। फोर्थ क्वेश्चन आपका बनता है फिक्स कॉस्ट यानी स्थिर लागत को परिभाषित कीजिए डेटा के साथ और डायग्राम के साथ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाई फिक्स कॉस्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्थिर लागत एक्स अक्ष के समानांतर क्यों होती है, क्योंकि वो हमेशा क्या रहती है, सेम। उत्पादन कुछ भी हो, घटती बढ़ती नहीं है, हमेशा स्थिर रहती है, सेम रहती है, इसलिए पैरेलल में रहती है। स्थिर लागत 0 के बराबर कभी नहीं होती, ध्यान रखिएगा 0 से शुरू नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास बनता है परिवर्ती लागत का। थर्ड स्क्रीन है आपकी, परिवर्ती लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TVC भी कहूंगी, वेरिएबल कॉस्ट भी कहूंगी। स्थिर लागत से बिल्कुल ऑपोजिट है, उत्पादन के साथ बढ़ जाए या घट जाए ऐसी लागत परिवर्ती कहलाती है। लेकिन ऐसा नहीं है उत्पादन डबल होगा तो डबल हो जाएगी, उत्पादन हाफ होगा तो हाफ हो जाएगी, बढ़ती है। लेकिन इसका अपना एक स्टाइल है, इंक्रीज डिक्रीज होने का स्टाइल में रहती है। लेकिन हाँ ये पक्की बात है, उत्पादन 0 होगा तो ये भी 0 होगी, कुछ इस तरीके से। क्यों उत्पादन को मान रही हूं मैं, 0 उत्पादन कर रहे हो आप, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0, परिवर्ती लागत 0। आपने 1 यूनिट उत्पादन की मान लीजिए तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10,000। 2 यूनिट उत्पादन की तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डबल नहीं होगी, थोड़ी सी डबल से कम बढ़ेगी लेकिन घटती दर से। 3 पर देखिए 8 से बड़ी है 8,000 से, 3 पर 6,000 से बढ़ा दीजिए इसको, बढ़ती है लेकिन स्टार्टिंग में कैसे, डिमिनिशिंग रेट से, घटती दर से, स्लोली। इसके पीछे रीजन भी बताऊंगा। फिर बढ़ेगी लेकिन अब बढ़ती दर से बढ़ेगी, जैसे 6 की बजाय आप 7,000 से बढ़ा दो, 7 4 31,000, और 8,000 से बढ़ा दो या 9 से ही बढ़ा देते 40,000,
कुछ इस तरीके से, यानी पहले टीवीसी बढ़ी किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, फिर किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। यहां से यहां तक टीवीसी बढ़ रही है, परिवर्ती लागत बढ़ रही है किससे, डिमिनिशिंग रेट से, यानी घटती दर से। बढ़ तो रही है लेकिन बढ़ने की दर क्या है, घटती दर। और फिर यहां टीवीसी बढ़ रही है लेकिन किस दर से, इंक्रीजिंग रेट से। बढ़ना किस रेट से, बढ़ती दर से। घटती कभी नहीं है टीवीसी, बढ़ती रहती है, डिक्रीज नहीं होगी कहीं प्रोडक्शन की तरह समझो डिक्रीज हो जाएगी, नहीं। अब जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाते हो, पहले तो अगर उत्पादन जीरो, क्वांटिटी जीरो, तो टीवीसी भी जीरो, परिवर्ती लागत भी जीरो, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाओगे टीवीसी बढ़ेगी, परिवर्ती लागत बढ़ेगी, लेकिन किस रेट से बढ़ेगी, घटती दर से। क्यों, क्योंकि स्थिर साधन, प्रोडक्शन फंक्शन में जाओ, स्थिर साधनों का अनुकूलतम प्रयोग हो रहा है, बेस्ट प्रयोग हो रहा है, एफिशिएंट प्रयोग हो रहा है। वो जो इंडिविजिबल आइटम्स थे, जो स्थिर साधन, मशीनें और लेबर का एग्जांपल लिया था, उनका आदर्श संयोग बन रहा है, इसलिए एफिशिएंट प्रयोग हो रहा है। तो उस कारण से स्थिर लागत बढ़ रही है बढ़ती दर से। लेकिन एक लिमिट के बाद आप स्थिर लागत पर परिवर्ती साधन लगाते जाते हो, तो आपकी जो परिवर्ती लागत है वो बढ़ तो रही है लेकिन अब तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि आप उत्पादन में जो लेबर है या जो आप कच्चा माल है वो जब आप लगा रहे हो, तो जो आपका स्थिर साधन है, फिक्स्ड जो फैक्टर प्रोडक्शन है, वो उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, वो थक गया है काम करते करते, मशीन कम पड़ गई है, लेबर लगाए जा रहे हो, तो उत्पादन बढ़ेगा तो सही, लेकिन कैसे, उत्पादन स्लोली बढ़ेगा। अगर उत्पादन स्लोली बढ़ेगा घटती दर से, तो लागत बढ़ती दर से बढ़ेगी। ये आपको याद है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मैंने बताया था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि पहले इनिशियली टोटल प्रोडक्ट कैसे बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट से। अगर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट से, उल्टा। क्योंकि प्रोडक्शन अगर तेजी से बढ़ रहा है तो कॉस्ट बढ़ेगी धीरे धीरे, पर प्रोडक्शन अगर मर के बढ़ रहा है तो कॉस्ट तेजी से बढ़ती है, ठीक है। तो ये वही रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, यानी परिवर्ती अनुपात के जो नियम हमने पढ़े थे उसी के कारण ये ऐसा बनता है। और अगर आप टीवीसी का शेप देखते हैं तो कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस पर आप उत्पादन प्रोडक्शन शो करेंगे, वाई एक्सिस पर टीवीसी यानी परिवर्ती लागत, ये जीरो है तो लागत भी जीरो। अब जरा प्रोडक्ट यहां दिखा देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा किंक दे देती हूँ, 10,000 से स्टार्ट कर रही हूँ, 0 से 10,000 से स्टार्ट कर रही हूँ, पहले 10,000 का गैप जा भी सकता है, किंक जरूरत नहीं है वैसे। देखिए 0 यूनिट पर 0 टीवीसी, 1 यूनिट पर 10,000, 2 यूनिट पर 18,000, थोड़ा सा नीचे, 3 पर 24,000, कुछ यहाँ, 4 पर 31,000, 30,000 से ऊपर, 5 में 40,000। तो पता है ये ना थोड़ा सा ऐसे बनता है, मोटा पेट पहले, यानी कुछ ऐसे, देखो थोड़ा इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा प्रोडक्शन का, वैसे इसकी शेप एग्जैक्टली ऐसे ही होती है। देखो बताते हैं, पहले ऐसे और फिर ऐसे। यहां देखिए कनकेव फिर कन्वेक्स, क्यों, क्योंकि इस ई पॉइंट तक टीवीसी बढ़ा किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, घटती हुई दर से, और इस टी पॉइंट से ऊपर टीवीसी बढ़ा लेकिन कैसे, बढ़ती हुई दर से, इंक्रीजिंग रेट से। पता है टीवीसी की शेप कैसी कहलाती है, इसे कहते हैं इनवर्स एस, इनवर्स एस, उल्टा एस, ये टीवीसी की शेप कहलाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पहले वो घटती दर से बढ़ रहा है, पेट पीछे की तरफ है, फिर पेट आगे की तरफ आ गया, उसका बढ़ती दर से बढ़ रहा है। हमने पढ़ा टीएफसी, टीवीसी, और अब आता है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, 6th कॉन्सेप्ट, टोटल कॉस्ट।
अच्छा, जो पिछला कॉन्सेप्ट था उस पर क्वेश्चन बनता है, परिवर्ती लागत क्या है, इसके उदाहरण दीजिए, परिवर्ती लागत की शेप कैसी होती है, इसी में ऐड ऑन कीजिएगा। एक और क्वेश्चन लिखिए जो बन सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत के बीच में अंतर बताइए। 3 नंबर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के डायग्राम आ सकते हैं आपको, और आपसे उदाहरण देकर पूछा जा सकता है कौन सी लागत है, स्थिर या परिवर्ती। जैसे परमानेंट वर्कर लगा रखा है, गार्ड लगा रखा है फैक्ट्री में, गार्ड को सैलरी दे रहे 25,000 रुपए महीना, तो जो गार्ड की सैलरी है वो किस तरह की लागत है बताएं? स्थिर लागत, क्योंकि उत्पादन के बढ़ने और घटने से बढ़ नहीं रही है, वो तो बाहर बैठा रहेगा। लेकिन जो आपका एक कैजुअल लेबर है, आप नाम लेबर है जिसको आपने बुलाया प्रोडक्शन करने के लिए, अगर वो कोई उत्पादन नहीं कर रहा है तो आप उसको बोलोगे जी आपके लिए काम नहीं है, तो आपको लेबर भी वेजेस भी नहीं मिलेगी। तो कैजुअल लेबर की जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनकी कॉस्ट जो होती है वो परिवर्ती लागत होती है। तो डिपेंड करता है किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है आपका और कॉस्ट के बीच में, उस हिसाब से वो स्थिर और परिवर्ती हो जाती है। तो डिफरेंस पूछा जा सकता है। अब आ गए हमारे पास टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत, और टोटल कॉस्ट होती है टीएफसी और टीवीसी का समेशन, यानी इन दोनों को जोड़ दो, स्थिर लागत प्लस परिवर्ती लागत, टीएफसी प्लस टीवीसी टोटल कॉस्ट। कैसे आप कैलकुलेट करते हो न्यूमेरिकली देखो जरा। टीएफसी टीवीसी, 0 उत्पादन कर रहे हो, टीएफसी 100 रुपए है, टीवीसी 0, तो टोटल कॉस्ट हुई 100 प्लस 0। एक उत्पादन कर रहे हो, टीएफसी 100 है, पर मान लीजिए टीवीसी सपोज ये भी 100 है या नहीं, इसको 10 मानते हैं तो ये हुआ 110। 2 टीएफसी सेम, टीवीसी बढ़ेगा घटती दर से, मान लीजिए 8 से बढ़ाया आपने 18 हो गया ये, और ये हो गया 118। फिर 100, 6 से बढ़ाया, घटती दर से बढ़ाना है बेटा, 24 हो गया 124, ये 100 ही अटका रहेगा। अब बढ़ती दर से बढ़ाओ, पहले 6 से बढ़ाया था आपने, अब 8 से बढ़ा दो, 9 से बढ़ा दो, तो मैं 8 से बढ़ाती हूँ, 8 और 4 12 32, 10 से बढ़ा दो टीवीसी को 42। तो अब देख रहे हो टोटल कॉस्ट की भी खास बात, पहले तो जब क्वांटिटी 0 होती है टोटल कॉस्ट 0 नहीं होती, नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या शामिल होती है, स्थिर लागत। क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कुल लागत 0 होती है, आप बोलेंगे ना, कुल लागत कभी 0 नहीं होती, क्योंकि इसमें स्थिर लागत शामिल होती है जो कि कभी 0 हो ही नहीं सकती, इसलिए कुल लागत 0 नहीं हो सकती है, चाहे उत्पादन 0 क्यों ना हो जाए। फिर कुल लागत बढ़ती किस तरह से, बढ़ती है पहले बढ़ती दर से, टीसी बढ़ती है पहले, घटती दर से, डिमिनिशिंग रेट से, किसकी तरह, टीवीसी की तरह। फिर कैसे बढ़ती है, टीसी इंक्रीज हो रहा है, अच्छा यहां तक जा रहा है मेरा, घटती दर से। फिर टीसी इंक्रीज होता है कैसे, इंक्रीजिंग रेट से, बिल्कुल टीवीसी की तरह भागती है। शुरुआत टीएफसी की तरफ, जो टीएफसी है वही टीसी है, देखो आप, कब, जब उत्पादन 0 है, लेकिन उसके बाद बढ़ती किसकी तरह है, टीवीसी की तरह। देखना टीवीसी कितनी बड़ी, 8, तो ये भी कितनी बड़ी, 8, यहाँ कितनी बड़ी, 6, ये भी 6 बड़ी, कितनी बड़ी, 8, तो ये भी 8 बड़ी, कितनी बड़ी, 10, ये भी 10 बड़ी। तो देखो अगर आप टीसी शो करते हो तो बिल्कुल कैसे होगा, शुरुआत होगी कितने से, 100 से, 0 पर भी 100, लेकिन फिर बढ़ेगी कैसे, टीवीसी की तरह, यानी ये इनवर्स एस शेप बनाती हुई जाएगी। बड़े शुरुआत कैसे होगी, फिक्स कॉस्ट से, ये फिक्स कॉस्ट है टीएफसी, और अगर मैं वेरिएबल भी बना दूं तो ऐसे बनती है वेरिएबल, परिवर्ती लागत, इनवर्स एस शेप। अच्छा एक खास चीज देख रहे हो, टीसी और टीवीसी के बीच में जो गैप है ये सेम है, पता है क्यों है सेम, समानांतर चल रहे हैं, क्योंकि ये गैप जो है ये क्या है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, जितनी फिक्स कॉस्ट है उतना ही गैप है। मेरा थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, आप इसको थोड़ा ज्यादा बना लें, मैं बताती हूँ कैसे, दोबारा दें, जितना ये गैप है ना उतना ही लेंगे, ये ऐसे लगभग सेम। तो ये जो गैप है बढ़ना नहीं चाहिए, ये सेम रहना चाहिए, और ये जो सेम गैप है किसका है, टीसी टीएफसी का। कैसे, जरा देखो, टीसी होता है टीएफसी प्लस टीवीसी, स्थिर प्लस परिवर्ती लागत। अब अगर मुझे टीसी और टीवीसी के बीच में अंतर करना है,
तो मैंने टीवीसी को यहाँ ले जाकर माइनस कर दिया, अंतर आ गया। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? टीएफसी। टीसी माइनस टीवीसी क्या होता है? टीएफसी। तो टीसी और टीएफसी के टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पैरेलल होते हैं। इनके बीच का जो गैप होता है वो किसके बराबर होता है? स्थिर लागत के। और गैप हमेशा सेम रहता है क्योंकि स्थिर लागत कभी बदलती नहीं है, तो ये गैप भी कभी बदलेगा नहीं। तो ये है आपका टोटल कॉस्ट क्या होती है, ये आपकी फोर्थ स्क्रीन थी। इसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए क्या होता है। और टीसी और टीएफसी और टीवीसी इन दोनों के साथ इसका डायग्राम आपके सामने क्लियर है। आपसे संबंध पूछा जा सकता है, रिलेशन किसके बीच में? टीसी एंड टीवीसी के बीच में, कुल लागत और परिवर्ती लागत। तो आप संबंध कैसे बताएंगे? आप पहले डायग्राम बनाएंगे। ये इनवर्स एस टीवीसी पैरेलल में टीसी है, वो भी इनवर्स एस। पहला संबंध टीवीसी और टीसी इनवर्स एस होते हैं, पहला संबंध है। दूसरा टीवीसी और टीसी के बीच समान गैप डिस्टेंस दूरी समान होती है। टीवीसी और टीसी पैरेलल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट टीएफसी होता है, जो हमेशा स्थिर रहता है। तीसरी चीज, टीवीसी शून्य से, जीरो से स्टार्ट होती है। अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखना, अपने अपने मीडियम में, मैं तो इंग्लिश लिख रही हूं। शून्य से स्टार्ट होती है, जबकि टीसी वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है। देखो, वाई एक्सिस से नहीं हो रही स्टार्ट, ये देखो यहाँ। और ये किसके बराबर है? फिक्स कॉस्ट के बराबर है, जहां से स्टार्ट हो रही है। जीरो से नहीं होती, कभी जीरो नहीं हो सकती। तो ये कुछ रिलेशनशिप है किसके बीच में? टीसी और टीवीसी के बीच में, जो आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड टीवीसी? स्थिर लागत और परिवर्ती लागत में क्या संबंध है? तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये संबंध आपको लिखना भी है, बनाना भी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कितने तरह की कॉस्ट होती है, कुल और शॉर्ट टर्म कॉस्ट कौन सी है, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत, कुल लागत डायग्राम्स हमने डिस्कस किए, इन सबके रिलेशनशिप्स हमने डिस्कस की। कुछ कॉन्सेप्ट जैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अवसर लागत, ये डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में पहला पार्ट है ये कॉस्ट का, हमने डिस्कस किया टोटल कॉस्ट के बारे में, कुल लागत के बारे में, सभी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जहां हम लागत के और अवधारणाएं और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे।